हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक जॉन लॉक के बारे में। इससे पूर्व की क्लासों में भी हमने जॉन लॉक पर चर्चा की। पूर्व की क्लासों में हमने उनके जीवन परिचय के बारे में जाना, उनके द्वारा रचित विभिन्न ग्रंथों के बारे में जाना। इसके साथ साथ उनके द्वारा वर्णित मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारधारा के बारे में भी जाना। हमने देखा कि जॉन लॉक नवीन उदारवाद के समर्थक विचारक थे और उन्होंने जो है मानव स्वभाव का वर्णन जो है हॉब्स जो थे उनके बिल्कुल विपरीत होकर किया, अर्थात हॉब्स की विचारधारा से बिल्कुल विपरीत विचारधारा उनकी थी। और उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में कहा कि मनुष्य जो है एक क्रूर व्यक्ति नहीं है, बल्कि मनुष्य एक दयालु व्यक्ति है, एक करुणामयी व्यक्ति है, एक नैतिक प्राणी है। इसी प्रकार प्राकृतिक अवस्था के बारे में जिस प्रकार हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था एक दूसरे से संघर्ष की अवस्था थी, लॉक ने ऐसा बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने माना कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो सहयोगपूर्ण अवस्था थी, व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था। यही कहा जा सकता है कि वो प्राकृतिक अवस्था को एक आदर्श की अवस्था मानते थे और प्राकृतिक अवस्था को स्वर्ण युग का काल वो मानते थे। तो इस प्रकार जॉन लॉक की विचारधारा जो थी वो हॉब्स से बिल्कुल विपरीत थी। आज हम बात करेंगे लॉक के द्वारा वर्णित सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में। सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत ये कहा जा सकता है कि लॉक ने सामाजिक जो प्राकृतिक अवस्था थी उसको बहुत ही आदर्श अवस्था माना था या स्वर्ण युग का काल उसे माना था। अर्थात सभी व्यक्ति नैतिक थे, सभी व्यक्ति जो है अपने अपने अधिकारों का उपभोग करते थे और दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, दूसरे के अधिकारों का भी वो ध्यान रखते थे, उसका उल्लंघन वो नहीं करते थे। अर्थात प्राकृतिक अवस्था बहुत ही आदर्श की अवस्था थी। तो ऐसी अवस्था में समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इस संदर्भ में लॉक का ही मानना है कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो आदर्श थी परंतु व्यवहारिक नहीं थी। अर्थात प्राकृतिक अवस्था व्यवहारिक नहीं थी, उसके जो है स्थायित्व के कोई जो है पता नहीं था कि ये अवस्था कब तक बनी रहेगी, क्योंकि व्यवहारिकता का अभाव था, उसमें राजनीतिक अवस्था का अभाव था, राजनीतिक व्यवस्था का अभाव था, शासन व्यवस्था का अभाव था। तो प्राकृतिक अवस्था में व्यवहारिकता के साथ साथ स्थायित्व का भी अभाव था। दूसरी बात उन्होंने कही कि प्राकृतिक अवस्था में कोई सुनिश्चित प्रकट व सर्वमान्य नियम नहीं थे। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति नैतिकता का पालन करता था, मूल्यों का पालन करता था, धर्म अधर्म का पालन करता था, लेकिन कोई सुनिश्चित नियम नहीं थे, सुनिश्चित प्रकट और सर्वमान्य नियम नहीं थे जिसका कि सभी व्यक्ति निश्चित रूप से पालन करें। ऐसे नियम नहीं थे जो सभी के लिए अनिवार्य हो। अर्थात सभी व्यक्ति सिर्फ इच्छा से उन नैतिक नियमों का पालन करते थे, नैतिक मूल्यों का पालन करते थे और अपने अधिकारों का उपभोग करते हुए दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप वो नहीं करते थे। तो इस प्रकार लॉक ने माना कि प्राकृतिक अवस्था में सुप्रकट या सुनिश्चित नियमों या सर्वमान्य नियमों का अभाव था। तो जब सर्वमान्य नियमों का अभाव था तो ऐसी स्थिति में जो आदर्श अवस्था थी वो कितने दिनों तक बनी रहेगी इसका कोई निश्चित पता नहीं था या उसकी कोई समयावधि निश्चित नहीं थी। फिर है प्राकृतिक अवस्था में कोई प्रकट एवं निष्पक्ष निर्णायक नहीं है। अर्थात प्राकृतिक अवस्था जो थी उसमें कोई निष्पक्ष निर्णायक नहीं था, अर्थात कोई शासक वर्ग नहीं था जो कि नैतिक अनैतिक का, सही गलत का, न्याय अन्याय का निर्णय कर पाए। तो कोई प्रकट या निष्पक्ष निर्णायक जो है व्यवस्था नहीं थी, तो इस कारण भी जो है समझौते की आवश्यकता पड़ी। फिर है निर्णयों को क्रियान्वित करने वाली शक्ति का अभाव। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में प्रकट और निष्पक्ष निर्णायक तो था ही नहीं, इसके साथ साथ निर्णयों को सामाजिक हित के लिए निर्णयों को लागू करने, उनको क्रियान्वित करने वाली शक्ति का भी अभाव था। अर्थात ऐसी कोई शक्ति या ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो कि सामाजिक हित के लिए निर्णय ले सके, उनको क्रियान्वित कर सके, उनको लागू कर सके। तो इस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था की इन जो कमियों के कारण या प्राकृतिक अवस्था में इन जो समस्याओं के कारण सामाजिक समझौते की आवश्यकता पड़ी और सामाजिक समझौते के तहत राज्य नामक संस्था के निर्माण की आवश्यकता पड़ी। अब है कि सामाजिक समझौते का स्वरूप क्या था। तो लॉक ने एक माना कि दो प्रकार के समझौते हुए। हालांकि लॉक ने अपने जो है सामाजिक समझौते में दो प्रकार के समझौते की बात नहीं करी है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार के समझौते का वर्णन किया है उससे ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने ये माना कि दो प्रकार के समझौते हुए होंगे।
पहले समझौते के द्वारा समाज की स्थापना हुई होगी। अर्थात पहला समझौता हुआ, उसके तहत एक समाज की स्थापना हुई होगी। सभी व्यक्तियों ने मिलकर ये निर्णय किया होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के हित के लिए और समाज के हित के लिए समाज द्वारा जो है निर्णय लिया जाएगा। समाज द्वारा ये तय किया जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। तो इस प्रकार से पहले समझौते के द्वारा एक समाज नामक संस्था की स्थापना हुई, या एक समाज जो है उसकी स्थापना हुई, समाज एकजुट हुआ। और दूसरे समझौते के द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति हुई। अर्थात दूसरा समझौता वो हुआ जिस समझौते के तहत समाज के सभी व्यक्तियों ने मिलकर कुछ व्यक्तियों को शासन सत्ता सौंपी, कुछ व्यक्तियों को जो है शासन का अधिकार सौंपा और उनको निर्णय लेने, कानून बनाने और उनको लागू करने का अधिकार प्रदान किया। फिर है समझौते की शर्तें। लॉक ने सामाजिक समझौते में शासक को अमर्यादित शक्ति प्रदान नहीं की। अर्थात ये कहा जा सकता है कि लोक के सामाजिक समझौते में शासक को अमर्यादित शक्ति प्राप्त नहीं थी। अर्थात जो शासक वर्ग है वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार, प्राकृतिक कानूनों के अनुसार मर्यादित होकर जो है वो शक्ति का प्रयोग करेगा। वो शक्ति का अनियंत्रित प्रयोग नहीं करेगा और शक्ति को जो है नियंत्रित रूप से प्रयोग करते हुए वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। फिर है शासक द्वारा निर्मित कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे। अर्थात शासक वर्ग जो है जो भी कानून बनाएगा वो प्राकृतिक नियमों के अनुकूल होगा, वो प्राकृतिक नियमों के जो है अनुरूप ही होंगे। अर्थात जैसे प्राकृतिक अवस्था में चला आ रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, तो उन नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति जो शासक वर्ग है वो व्यक्ति के अधिकारों, व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है समर्थन करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए उसके अनुरूप जो है वो कानून बनाएगा। अर्थात वो ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिसके माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता हो, या व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता हो, या व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार का हनन होता हो। इस संदर्भ में लोग लिखते हैं कि व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करता है। अर्थात लोग का ये मानना है कि व्यक्ति राजनीतिक समाज या शासक वर्ग की या राज्य की स्थापना क्यों करता है, वो अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज का निर्माण करता है, राज्य नामक संस्था का निर्माण करता है और कुछ व्यक्तियों को शासन की शक्ति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से लोग ने माना कि एक राजनीतिक समाज में प्रवेश का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा, और संपत्ति में उसके जीवन की रक्षा भी आ जाती है, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा भी आ जाती है, उसके अधिकारों की रक्षा भी आ जाती है। फिर है व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा। अर्थात समझौते की शर्त यह भी है कि जो शासक वर्ग है वो व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा। प्राकृतिक अधिकारों में वही 3 अधिकार आते हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। सरकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करेगी। फिर है प्रभु सत्ताधारी समझौते की शर्तों का उल्लंघन करे तो राज्य शक्ति छीनी जा सकती है। अर्थात समझौते की एक शर्त ये भी है कि यदि प्रभु सत्ताधारी शासक वर्ग समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है, अर्थात अपनी शक्ति का अनियंत्रित रूप से प्रयोग करता है, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों, उनकी जीवन के अधिकार, उसकी स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में जो शासित वर्ग है वो प्रभु सत्ताधारी से राज्य शक्ति छीन सकता है और किसी अन्य वर्ग या व्यक्ति समूह या व्यक्ति को जो है वो सत्ता प्रदान कर सकता है। फिर है यह समझौता शासक वर्ग व शासित वर्ग के बीच होता है, जिसमें समाज द्वारा शासक वर्ग को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने व पालन कराने का अधिकार दिया जाता है। अर्थात यह समझौता जो है वो शासक वर्ग और शासित वर्ग के बीच होता है, जिसमें समाज द्वारा एक सुसंगठित जो समाज जो है उसके द्वारा जिन व्यक्तियों को शासन की शक्ति प्रदान की जाती है उस शासक वर्ग को कानून बनाने, समाज के लिए कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने और उसका पालन करवाने का जो है अधिकार प्रदान किया जाता है। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। अब मैं आपको एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ।